स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खास तौर पर यह सीरीज यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ के लिए साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 के बारे में। इसमें कहा गया सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कोर्स से करें। एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऑप्शन लिखना भूल गया हूँ। यहाँ पर सिर्फ पॉइंट लिखा हुआ है ना, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। ऑप्शन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। और ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा 2 और 3। और ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा 2 और 4। ठीक है, सवाल में जो पूछा गया इस सवाल के अनुसार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4, यानी कि जीतल और टंका। एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, जीतल जो था वो बना होता था तांबे से, और टंका जो बना होता था दोस्तों वो बना होता था चांदी से। ठीक है, अब एक चीज़ थोड़ा इसके बारे में ध्यान देना, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इल्तुतमिश जो था वो पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, ये चीज़ ध्यान देना। और मुद्रा प्रणाली के बारे में बात करें दोस्तों, तो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा योगदान इसी का था मुद्रा में। ठीक है, और इसी ने उस समय दो प्रमुख सिक्के जो है चलवाए थे, यानी कि अब प्रचलित किए थे, जो कि था जीतल और टंका। और जीतल बना था तांबे से और टंका बना था चांदी से। सवाल नंबर 17 है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित है। यहाँ लिखा है सर्वप्रथम, तो ध्यान देना। इस सवाल के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अलाउद्दीन मशहूद शाह। तो ये चीज़ ध्यान देना, ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। अलाउद्दीन मशहूद शाह के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। बगदाद के अंतिम खलीफा जो थे उनका नाम था अल मुस्तसीम थे। क्या था? अल मुस्तसीम, ये भी ध्यान देना। ठीक है, और इल्तुतमिश भी जो थे ना दोस्तों, वो भी उन्होंने भी ये काम किया था। उनके बारे में भी जान लो। इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तनीसीर का नाम उल्लेखित है। मैं लिख देता हूँ, हो सकता है मैं गलत उच्चारण कर रहा हूँ, तो तब भी लिख देता हूँ। और यानी कि इल्तुतमिश ने भी जो सिक्का चलवाया था उसमें भी खलीफा जो थे उनका जो था नाम था, लेकिन वो उनका नाम कुछ और था, यानी वो दूसरे थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, अल मुस्तनसीर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना कि इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम उल्लेखित था। तो यहाँ सवाल में क्या पूछा गया था? सबसे पहले जो थे वो अलाउद्दीन मशहूद शाह के द्वारा चलवाया गया था, जो कि अंतिम खलीफा जो थे वो अल मुस्तसीम उनका उसमें, यानी कि उनका उस पर अंकित था। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 में दो सूची दिया गया। एक सूची में दिया गया भवन, दूसरी सूची में दिया गया निर्माणकर्ता। अब बताना है कौन सा भवन किस निर्माणकर्ता से संबंधित है। अब पहले आ जाता है सुल्तानगढ़ी, तो इनका संबंध हो जाएगा इल्तुतमिश से, पॉइंट नंबर 3 से। फिर है लाल महल का संबंध हो जाएगा बलबन से, तो यहाँ पे आ जाइए, पॉइंट नंबर बी का हो जाएगा बलबन, पॉइंट नंबर 4 से। फिर है जमात खान मस्जिद, इसका संबंध हो जाएगा 1 मिनट, इसका संबंध हो जाएगा खिलजी खां से, या फिर अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी खां जो था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा लिख नहीं पाया, पीडीएफ बनाते मैं यहाँ पर लिख देता हूँ खिर्ज। ठीक है, खिर्ज खां, ये खा है, ध्यान देना। इसमें राइटिंग में मत जाना दोस्तों, क्योंकि राइटिंग इस पर स्क्रीन पर ज़्यादा अच्छी हो नहीं पाती है। इतना रहेगा कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। तो ये खिर्ज खां कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, और डी में 2.5 दिन का झोपड़ा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.5, ये चीज़ ध्यान देना। थोड़ा इसको भी ठीक कर लेना, पीडीएफ बनाते हुए थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क आ जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका संबंध हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक से। प्रश्न नंबर 19 में कहा गया है निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं किया, यानी कि। तो प्रश्न नंबर 19 के बारे में बात करें दोस्तों, ए, बी है, सी है, डी है। ठीक है, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। आसान था, इसमें अलाउद्दीन खिलजी का कोई नामो निशान नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक का योगदान था। अब क्या किसका कैसे योगदान था ये भी जान लेते हैं। तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था, ये चीज़ भी जान लेना कि पूछ ले किसने आरंभ किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान देना। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम पड़ा था कुतुब मीनार, ये भी जान लो। यह गोलाकार तथा 5 मंजिली इमारत है। अब जान लेते हैं कि फिरोज शाह तुगलक का संबंध कैसे है इससे। तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल काफ़ी हानि पहुंच जाती है, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल का भी निर्माण करवाया, यानी कि चौथा और पाँचवां। ठीक है, इसी ध्यान देना, चौथा और पाँचवां मंजिल का निर्माण किसने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। प्रश्न नंबर 20 में है कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था,
इस सवाल के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बलबन का मकबरा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 21 पे से कहा गया चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में। तो प्रश्न नंबर 21 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राणा कुंभा। ठीक है, तो राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। इसको हम लोग विजय स्तंभ भी बोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है। जैसे यहाँ पर ना एक लाइन है, ये वाला 1 मिनट, यहाँ पर जैसे एक लाइन है ना, ऐसे इन सब के भी सामने एक लाइन होगा, ध्यान देना। ठीक है, ये 1 मिनट। ठीक है, यहाँ क्या पूछा गया, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो 22 के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अजमेर का संबंध कुव्वत उल इस्लाम से नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी कहीं ना कहीं सब संबंध है, यानी कि हम बात करें तो जौनपुर का संबंध जाएगा अटाला मस्जिद, यानी जौनपुर में अटाला मस्जिद है, मालवा में जहाज महल है, और डी में क्या है, गुलबर्गा में है जामा मस्जिद। अब अजमेर किससे संबंधित है, तो दोस्तों अजमेर जो है उसके बारे में तो हम लोग बात मत करेंगे। कुव्वत उल इस्लाम जो है ये दिल्ली में स्थित है, इसे ध्यान देना। कुव्वत उल इस्लाम अजमेर में ना होकर दिल्ली में स्थित है, इसे ध्यान देना। प्रश्न नंबर 23 में आ जाए, इसमें कहा गया अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो 23 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर देखिए थोड़ा सा ये है त्रुटिपूर्ण है। क्यों त्रुटिपूर्ण है, आइए जान लेते हैं। पहले जान लो कि अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था। तो अमीर खुसरो का पूरा नाम था अब्दुल हसन यामुद्दीन खुसरो। ठीक है, और इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों उत्तर प्रदेश के वर्तमान जिला जो है काशीगंज, वहाँ पर हुआ था। तो कासगंज तो यहाँ पर कहीं है नहीं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण हो जाता है। कोई बात नहीं, ऐसे सवाल यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं, आरओ पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में 2-4 सवाल ऊपर नीचे होते हैं, जिसका उत्तर आयोग के द्वारा डिसाइड किया था, उसमें कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो कासगंज में हुआ था। ठीक है, और खुसरो जो था वो स्वयं को तूतीय हिंद कहता था, यानी कि हिंदुस्तान का तोता। और इसका जन्म जो हुआ था अमीर खुसरो का वो 1253 में हुआ था। और बहुत सारे जगह यहाँ तक कि एनसीईआरटी में 1252 कहा गया। तो 52 या 53 दो में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन लगा दोगे सही मान लिया जाएगा। 24 में अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था। तो प्रश्न नंबर 24 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 25 में निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। तो प्रश्न नंबर 25 के बारे में बात करें, इसका देखो थोड़ा सा और उत्तर हो सकता है। और उत्तर क्या हो सकता है, अमीर खुसरो ने भी देखा और साथ ही साथ शेख निजामुद्दीन औलिया, ये दोनों ही 7 या उससे अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा। अब यहाँ पर दोनों ऑप्शन आ गया, तो फिलहाल चाहे जो लगा दो, अमीर खुसरो भी लगा सकते हो, इसको भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आप दोनों में से किसी एक को लगाएंगे तो उत्तर सही मान लिया जाएगा, दोनों में से किसी एक को। लेकिन कोशिश ये करना कि अमीर खुसरो को पहले लगाना। प्रश्न नंबर 26 में निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है ज़्यादा। इस सवाल के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आमिर खुसरो। ठीक है, तो हिंदी खड़ी बोली का जनक आमिर खुसरो को माना जाता है। वह हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। नई फारसी काव्य शैली शबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता आमिर खुसरो को माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अगला सवाल 27 में निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था। 27 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आमिर खुसरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 में कहा गया संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था। तो 28 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी माफ करिए बी यानी कि आमिर खुसरो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, आमिर खुसरो। और संगीत यंत्रों का तो तबला और साथ ही साथ सितार का भी प्रचलन जो है आमिर खुसरो ने किया था। तो कभी ये भी पूछ ले कि सितार का प्रचलन, तो ये भी ध्यान देना, आमिर खुसरो। 29 में निम्नलिखित में से किसे भारत का शादी कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस सवाल के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आमिर हसन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। आमिर हसन ए देहवली को उसकी उच्च स्तरीय गज़लों के कारण भारत का शादी कहा गया है। तो क्या है, क्यों कहा गया, तो उसके जो गज़ल होते थे काफ़ी शानदार हुआ करते थे। प्रश्न नंबर 30 के बारे में बात करें, इस वीडियो का अंतिम सवाल भी आप लोग बोल सकते हो। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्ती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा। अब इस सवाल के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ख्वाजा जिया उद्दीन नक्शबी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। और नक्शबी जो थे वो एक फ़ारसी चिकित्सक और सूफी संत थे। फिलहाल ये नहीं जानने लायक है, बस ये जानो कि ये फ़ारसी में किस नाम से अनुवाद हुआ, तूतीनामा, और वो किसने किया, ख्वाजा जिया उद्दीन नक्शबी। ये इंपॉर्टेंट सवाल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब कोई पुस्तक या ऐसे सवाल पूछ ले या किसी की उपाधि पूछ ले तो ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। किस सवाल में कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलता है किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।